महंगाई आपकी जेब पर भारी पड़ रही है, फिर चाहे वो किचन का बजट हो या फिर बाहर खाने पीने का। एक तो फल सब्जियों के दाम आसमान पर हैं, दूसरा खाने के बिल पर लगने वाले टैक्स आपकी जेब काट देते हैं। फल सब्जियों की कीमतों का तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाहर खाने के बिल को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसी पर आज होगा योर मनी का फोकस। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश, खाने का बिल जेब पर भारी। मेरे साथ इस खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं हेमंत उस्तेकी और साथ ही अर्नब पंड्या। आप दोनों का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले हम आपको कुछ खाने के बिल दिखाते हैं जिसमें अलग अलग तरीके से टैक्स लिया गया है, और अक्सर मेरे ख्याल से आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे जब आप ये टैक्स ब्रेकअप देखते होंगे अपने खाने के बिल में। सबसे पहला बिल आपको हम लेकर आए हैं आपके पास स्टारबक्स का, जहां पर आपको वैट का अमाउंट स्पेसिफाई किया गया है, उस पर लगने वाला आगे चलकर सर्विस टैक्स के बारे में भी यहां पर एक वो दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। और आगे अगर हम देखें तो सर्विस टैक्स को और डिवाइड करते हुए स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस का भी जिक्र है। आते हैं अब दूसरे बिल पर, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि किसी भी तरह के चार्जेस की क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है, बल्कि सिर्फ सर्विस टैक्स यहां पर दिया गया है, जिसको लगाया गया है 6% की दर से। आप देख सकते हैं यहां पे सर्विस टैक्स है 6% का। अगला बिल जहां पर सर्विस टैक्स भी है, वैट भी है और एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज भी दिया गया है, 10% की दर पे सर्विस टैक्स लगाया गया है इस बिल में। तो ये 3 बिल हम लेकर आए हैं। इसकी तरह कई और सारे बिल होंगे जहां पर टैक्स ब्रेकअप आपकी समझ में नहीं आते होंगे, कहां सर्विस टैक्स लग रहा है, कहां किस अमाउंट पे वैट लग रहा है। जब आपको किसी खाने की चीज पे डिस्काउंट मिलता है तो वो डिस्काउंट क्या मेन्यू के रेट पर होता है या वैट पर लगता है, इन तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बढ़ती हुई महंगाई में आपका बाहर खाने का बिल कैसे कंट्रोल हो, इसी पर हमारा फोकस होगा और आपको हम देंगे इसके नुस्खे भी। लेकिन सबसे पहले अर्नब जी, यहाँ पे इस पूरे ब्रेकअप को समझना बहुत जरूरी होगा। वैट, सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज। तो सबसे पहले अगर मैं वैट समझना चाहूं तो ये मेन्यू प्राइस पर लेवी होता है, कितना लेवी होता है, किस आधार पर लेवी होता है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको जो मेनू में एक प्राइस दिखेगी। अब आपको पहले तो ये पता करना है कि ये प्राइस में वैट इंक्लूडेड है या नहीं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कई रेस्टोरेंट्स ये इंक्लूड करके बताते हैं, कहीं नहीं करते हैं। तो जहां पर नहीं करते हैं तो आपको मेनू में बहुत क्लियरली दिखाई देगा कि टैक्सेस एक्स्ट्रा करके लिखा हुआ होगा। जब ऐसा होगा तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर वैट नहीं है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में वैट स्टेट्स में अलग अलग रेट्स पे होते हैं। तो आपको मान लीजिए आप महाराष्ट्र में है तो एक रेट लगेगा, गुजरात में है तो अलग रेट लगेगा, तमिलनाडु में है तो एक अलग रेट लगेगा। तो वो स्टेट के हिसाब से आपको वो रेट लगेगा। यानी कि इसके लिए आप एक कॉमन रेट के बारे में न सोचें, पर देख लीजिए कि आपके स्टेट में कितना रेट है और ये जान लीजिए कि जो प्राइसेस मेनू में है उस पे वैट है या नहीं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फर्क गिर सकता है। क्योंकि मोस्ट स्टेट्स में आप देखेंगे वैट डबल डिजिट्स में है। अच्छा, बिल्कुल। तो ये मान लीजिए कि आपने 600 का बिल किया और वैट 15% है, तो सीधा आपका बिल पहले बढ़ जाएगा। तो ये देखना जरूरी है और ये समझना जरूरी है कि दूसरे दोनों चार्जेस आए, यानी कि सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स आए, उसके पहले वैट आएगा। यानी कि पहला स्टेप ये होगा कि वैट आप पे प्राइसेस पे लगेगा। तो कभी कभी मेनू पे तो लिखा होता है कि जो प्राइसेस आप देख रहे हैं उन पर वैट लागू है, लेकिन अगर जहां नहीं लिखा है तो क्या हमें पूछ लेना चाहिए एक बार? हाँ, आपको पूछ लेना चाहिए कि इसमें क्या एडिशनल लगेगा या इसमें इंक्लूडेड है। अगर आपके पास क्लैरिफिकेशन न हो तो, लिखा न हो तो, या लिखा हो पर आपको समझ न पड़े तो पूछ लेना एक अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपको कोई एंड में कंफ्यूजन न हो। खास करके क्योंकि जैसे आपका बिल बढ़ता है तो आप मानते हो कि मेरा एक्स अमाउंट होता है, लेकिन फाइनल अमाउंट बहुत बड़ा आके एक डिफरेंस आपको बहुत बड़ा दिखेगा, इसीलिए जानना जरूरी है। बिल्कुल। हेमंत जी, वैट की तो हमने बात कर दी, लेकिन अब सर्विस टैक्स पर आते हैं जहां पर बहुत कंफ्यूजन है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि 14% लगाया जाता है, और जैसे कि अभी एक बिल में हमने देखा कि केवल 6% का टैक्स लगा हुआ है सर्विस टैक्स। इसमें क्या अंतर है? देखिए कविता, पहले समझते हैं कि जो सर्विस टैक्स है ये एक सेंट्रल टैक्स है। जैसा अर्नब ने बताया कि जो
पहले जो हम बात कर रहे थे वैट की, वो स्टेट का टैक्सेस है, इसलिए अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग टैक्स दिखेगा। लेकिन जो सर्विस टैक्स है वो पूरे भारत में एक ही रेट पे आता है। अब होता क्या है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे दो कंपोनेंट है, एक तो आपको फूड सप्लाई किया जाता है, दूसरा आपको सर्विस दी जाती है। राइट। क्योंकि सर्विस दी जाती है और ये बहुत अलग करना मुश्किल है कि किस हिस्से को हम फूड पे लगाएं, किस हिस्से को हम सर्विस पे लगाएं। राइट। तो ऐसा माना जाता है कि जो 40% है आपका बिल, उसके ऊपर आपको सर्विस टैक्स देना है। सर्विस टैक्स जो है वो बेसिकली 14% है, 14% का आपको सर्विस टैक्स देना है। उसके अलावा दो जो हमने सेस की बात की, वो स्वच्छ भारत और कृषि कल्याण का आधा % है, वो आपको उसके अलावा देना है। अब ये जो हम बात कर रहे थे कि 14% और ये 6%, होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि 14% है 40% के ऊपर, तो यानी 5.6। अगर आप पूरे बिल पे लगाएं तो वो 5.6% के हिसाब से ज्यादातर बिल में आपको सर्विस टैक्स 5.6 मिलेगा। उसके अलावा जो हमने दो सेस की बात की 50-50 बेसिस पॉइंट की, वो भी अगर हम 40% के हिसाब से लोग पूरे बिल के ऊपर लगाएंगे तो वो 20 बेसिस पॉइंट 20.20 और 0.20 आएगा। अच्छा। इन तीनों को आप जोड़ेंगे जब 5.6, 0.20, तो वो 6% आता है। तो क्योंकि वो पूरे बिल के ऊपर लगाया जाता है, इसलिए वो 6% होता है। एक्चुअल में जैसा मैंने कहा, वो बिल का जो 40% है उसके ऊपर 14% लगना है, और साथ में ये 1% के जो दोनों सेस मिला के इस तरह से सर्विस टैक्स लगाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और है यहाँ पे, सर्विस टैक्स हर रेस्टोरेंट नहीं लगा सकता। बिल्कुल। ये सिर्फ वही रेस्टोरेंट लगा सकते हैं जहां पे या तो एयर कंडीशनिंग हो या फिर सेंट्रल हीटिंग प्रोसेस हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे रेस्टोरेंट के अंदर ही आपको एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए। अगर किसी हिस्से में भी आपके, या मान लीजिए 1 या 2 एसी लगे हुए, या कुछ हिस्सा आपने एसी लगा, आपने देखा होगा बहुत सारे रेस्टोरेंट में वो बोलते हैं कि नीचे नॉर्मल है, ऊपर जाके अगर आपको दिखता है कि वहां पे एसी लगाया हुआ है, तो अगर रेस्टोरेंट के किसी भी हिस्से में अगर आपके एयर कंडीशनिंग है तो वहां पे सर्विस टैक्स लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि हर रेस्टोरेंट आपको सर्विस टैक्स चार्ज करेगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अर्णव जी एक कंफ्यूजन ये भी है कि अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाती हूँ तो एक अलग तरह का टैक्स देना पड़ता है, और अगर मैं होम डिलीवरी करा रही हूँ या अगर मैं टेक अवे ले रही हूँ तो क्या सर्विस टैक्स अलग लगता है? क्या इसमें कोई डिफरेंस है? देखिए, अगर आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हो तो सर्विस टैक्स आएगा ही, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब आप जब टेक होम के बारे में बात करते हो, वहां पर भी एक सर्विस कंपोनेंट आ जाता है, तो रेस्टोरेंट्स उस पे भी सर्विस टैक्स चार्ज करते हैं। तो आपको दिखेगा कि मोस्ट केसेस में दोनों हिस्सों में आपको सर्विस टैक्स तो दिखेगा ही। तो फॉर एग्जांपल, जैसे आपने जो एक बिल बताया, उसमें अगर आपने ये होम डिलीवरी ली है, फिर भी वो 6% नेट इफेक्टिव वो आपको दिखेगा, क्योंकि वहां जो रेस्टोरेंट्स गिन लेते हैं कि इसमें एक सर्विस कंपोनेंट है, क्योंकि सिर्फ फिजिकल फूड ही नहीं है, पूरा जो आपको डिलीवरी मिलती है एंड से एंड लाने में एक सर्विस कंपोनेंट है, इसीलिए उस पे सर्विस टैक्स भी चार्ज करते हैं। अच्छा, कुछ कुछ बिल में हेमंत जी हमारा वैट का ब्रेकअप नहीं होता है, तो हम क्या समझे कि जो अमाउंट कोट किया गया है किसी भी खाने का, उसमें वैट इंक्लूडेड है? देखिए, अगर या तो फिर वो प्राइस में शामिल होगा, जैसे हमने पहले बात की। हाँ। अगर वो नहीं है अलग तो ठीक है। जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 12.5% का वैट लगता है, और वैट सिर्फ फूड आइटम्स के ऊपर लगता है। लिकर जो होता है उसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट्स हो सकता है, जैसे दिल्ली में 20% है, महाराष्ट्र में 5% है, वो अलग लगता है। पर जो फूड आइटम के ऊपर ही आपको वैट लगेगा। अगर वो अलग नहीं दिखाया तो आप मान के चलिए, क्योंकि वैट तो होगा, वो या तो प्राइस में इंक्लूडेड होगा, अगर वो नहीं है तो फिर आपको बिल में अलग से दिखाई देगा। अर्णव जी, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, एप्स हैं जो आपको लो कॉस्ट फूड या बेस्ट चीप आउटलेट्स के ऑप्शंस भी देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि डिस्काउंट्स भी निकालते हैं बहुत सारे फूड आउटलेट्स। ऐसे में क्या मेरे वैट में कोई कमी आती है? देखिए, जब डिस्काउंट आता है तब आपको गिना कैसे जाएगा? मान लीजिए कि आपने सभी आइटम्स ऑर्डर किए जिसका बिल हुआ से 600 रुपीज। 600 रुपीज पे वो कह रहे हैं कि 20% डिस्काउंट है, तो ये वैट गिनने के बाद जो आपके पास फिगर आता है उस पे ये आपको डिस्काउंट मिलेगा। ओके। तो वैट का फायदा इसमें होगा कि डिस्काउंट में वो परसेंटेज अगर डिस्काउंट है तो आपको वो जो फिगर भरनी है उसमें से आपको कम होगी। लेकिन ये जो डिस्काउंट आता है वो आपको सर्विस टैक्स चार्ज करने से पहले गिना जाता है, यानी कि ये जो नेट फिगर है
उस पे जाके आपको सर्विस टैक्स तो भरना ही रहेगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं सर्विस चार्ज की, जिसका जिक्र हमने नहीं किया है। कहीं पर लगता है, कहीं पर नहीं लगता है, कहीं पर हमें टिप देनी पड़ती है, कहीं पर टिप नहीं देनी पड़ती है। मनमाना चार्ज करते हैं सर्विस चार्ज। देखिए, सर्विस चार्ज पहले समझ लें क्या है। ये जो रेस्टोरेंट का कहना है कि जो हम सर्विस आपको देते हैं उसके एवज में हम आपको सर्विस चार्ज लेते हैं। जैसे पहले टिप दिया करते थे, टिप आपकी मर्जी से देते थे, आपको कैसी सर्विस मिली आप डिसाइड कर सकते थे कि मैं 5% दूं या 10% दूं या ना दूं। सर्विस चार्ज में क्या होता है, पहली बात तो ये समझ लें कि ये किसी तरह का सरकारी टैक्स नहीं है। बिल्कुल, ये चार्ज करते हैं रेस्टोरेंट अपनी मर्जी से, क्योंकि ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है जो इस पर रोक लगाए, तो वो मनमानी रेट आती है। जनरली स्पीकिंग आप 4 से 12% के करीब आपको अलग अलग जगह पे सर्विस चार्ज देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम सर्विस चार्ज की क्या है, एक तो आपको चाहे आपको सर्विस पसंद आए या नहीं है वो आपको देना ही है। जनरली क्या होगा, आपको मेन्यू पे लिखा रहेगा वहां पे कि ये सर्विस चार्ज आपके पास होगा। अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप उसको कंटेस्ट कर सकते हैं, बिना बताए वो सर्विस चार्ज आपको नहीं ले सकते। वो जनरली उसमें लिखा रहेगा या आपको बता देंगे कि यहाँ पे सर्विस चार्ज रहेगा। तो ये सर्विस चार्ज जो है वो है, जैसा मैंने कहा, कोई ये टैक्स नहीं है, रेस्टोरेंट डिसाइड करते हैं। और जनरली क्या है, ये जो हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं, लाइफ स्टाइल डाइनिंग जो है वहां पे चार्ज करते हैं। छोटे छोटे रेस्टोरेंट में जनरली आपको ऐसा सर्विस चार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक रेस्टोरेंट आपको 10% सर्विस चार्ज कर रहा है तो वो वहीं खत्म नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर आपको जो सर्विस टैक्स देते हैं वो भी देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख लीजिए कि आप जो कॉस्ट है वो है और उसके ऊपर जो सर्विस चार्ज है उसके ऊपर भी आप सर्विस टैक्स दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ 10% या 5% पे खत्म नहीं होता है, और भी जाके आपके बिल में वो ऐड होता है। बिल्कुल। तो अर्नब जी, यहाँ पे हमने देखा कि टैक्स ब्रेकअप तो हम समझ गए हैं, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, एक तो मेनू में जितने आइटम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं वो फल सब्जियों की वजह से तो महंगे हो ही गए हैं, ऊपर से ये तमाम टैक्स तो लगाए जा रहे हैं, आपके खाने के बिल को और बड़ा कर रहे हैं, महंगा कर रहे हैं। जी, ऐसा ही होता है। इसीलिए कभी कभी लोग समझते नहीं है कि एक प्राइस राइज का इंक्रीज क्या होता है अपने बिल पे। तो मान लीजिए कि एक मेनू में कोई आइटम है, उसका प्राइस मान लीजिए 20 रुपीज, 200 पे 20 रुपीज बढ़ गया, तो आप मानते हो कि यहीं पे खत्म होता, वैसा नहीं है, क्योंकि ये तो बेसिक प्राइस बढ़ी हुई है, फिर उस पे सब टैक्स आएंगे तो ये उसको और पुशअप कर देंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो डबल डिजिट का वैट होगा, फिर अगर सर्विस चार्ज है तो वो तो 10% के आसपास अगर होगा तो ये भी डबल डिजिट हो गया, और उसके ऊपर है सर्विस टैक्स 6% इफेक्टिव। तो ये सब गिनने के बाद आपको पता चलेगा कि जो एक छोटी प्राइस राइज दिख रही थी वो फाइनली जब आपको भरने को आता है तब एक बड़ा परसेंटेज में बढ़ जाता है। और ये तो सिर्फ एक आइटम की बारे में बात हुई, जब आप पूरा मील देखते हैं तो छोटी छोटी प्राइस राइज का भी असर आपके बजट पे और पॉकेट पे काफी भारी पड़ सकता है, और यूजुअली ऐसा ही होता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि हमें पता नहीं है, जब हम जाते हैं तब पता नहीं है, हाँ। कार्ड से पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करते वक्त ही पता नहीं है, जी। तो कार्ड का पेमेंट भरना आता है तब पता चलता है बिल्कुल कि ये काफी सारा हो गया। बिल्कुल, तो यहाँ पे जोर का झटका धीरे से लगे जैसी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन ऐसा ना हो, आपकी जेब पर ये तमाम खाने के बिल कैसे भारी नहीं पड़ सकते हैं, इसका हम आपको देंगे उपाय इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका योर मनी में एक बार फिर से, जहां पर हमारी है ये खास पेशकश खाने का बिल जेब पर भारी। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपके खाने के बिल को आप कंट्रोल में रख सकते हैं। तमाम टैक्सेस जो लगते हैं जब आप बाहर खाना खाने जाते हैं उसका ब्रेकअप तो हमने आपको दे दिया, समझा दिया एक एक करके, लेकिन कैसे आप इस महंगे खाने से बचे, आपका जो ईटिंग आउट है जो आप महीने में पता नहीं कितनी बार करते हैं, कैसे उसे कंट्रोल में ला सकते हैं और कैसे अपने खाने के बिल को कम कर सकते हैं, इसी पर हम करते हैं अब चर्चा विस्तार से। हेमंत जी, अब उपाय क्या है, नुस्खे क्या है? ये टैक्सेस तो लगने ही वाले हैं, साथ ही महंगाई भी बढ़ रही है, लेकिन हमें अपनी लाइफस्टाइल में कट डाउन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे समझदारी से हम ऐसा कुछ करें कि हमारा खाने पीने का जो रूटीन है बाहर वो भी कम ना हो, और साथ ही जो टैक्सेस का बोझ पड़ता है, जो बाहर खाना पीने का बोझ पड़ता है मेरी जेब पे, उसे मेरी जेब भी ना करे। देखिए कविता, कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि आप कितनी बार खाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप जितनी बार अभी बाहर जाते हैं उतनी बार जाएंगे तभी आप पैसा बचा पाएंगे, तो वो तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, अगर हम जो हमने चार्जेस या टैक्सेस की बात की उसको अगर हम फिर से देखें, जैसे हमने बात की सर्विस चार्ज की, बराबर है, वो बेसिकली रेस्टोरेंट अपनी मर्जी से चार्ज करते हैं। सर्विस टैक्स तब है, जनरली तब होगा जब आप वहां बैठ के खाएंगे या आप किसी एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में जाते हैं।
ऐसी भी एक ऑप्शन हो सकती है कि कई ऐसे रेस्टोरेंट होंगे जहां पे ये चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे, आप अपनी मर्जी से टिप दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप यूज टू एक फाइन डाइनिंग प्लेसेस में जाने के या हाई एंड रेस्टोरेंट में जाने के, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अगर वो चेंज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है वो आप फ्यूचर के लिए थोड़ा बचाना चाहते हो, थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। पर मुझे लगता है ऐसे बहुत सारी जगह मिलेंगी आपको जहां पे खाना अच्छा मिलेगा। या फिर अगर आप मान लीजिए खाना बाहर से ही खाना चाहते हैं और जरूरी नहीं कि आप हर बार बाहर जाएं, आप होम डिलीवरी भी करा सकते हैं, तो उसमें भी आपके जो सर्विस चार्जेस हैं वो काफी कम हो जाएंगे। अगर 10-12% भी अगर आप कम करते हैं तो मुझे लगता है वो काफी उसके ऊपर आपके बिल के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए कहां पे आपको ऐसी जगहें हैं जहां पे ये चार्जेस उतने ना देने पड़े। दूसरा, जैसे मैंने कहा, होम डिलीवरी से खाना मंगाए तो भी आपकी कॉस्ट कम हो सकती है। तो तरीके हैं डेफिनेटली, कहीं ना कहीं थोड़ा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है, ये बात सही है। लेकिन अगर आपको पैसा बचाना है तो थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन उसके इलाज है, डेफिनेटली उसके सॉल्यूशंस हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर ईटिंग आउट में थोड़ी सी कमी कर सकते हैं हम अर्नब जी, लेकिन ऑनलाइन हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं जहाँ पर रीजनेबल रेट में खाना ऑफर किया जाता है, मेनू ऑफर किए जाते हैं, स्पेशलाइज मेनू भी होते हैं। तो क्या हम उनका रास्ता अपना सकते हैं और वो कितने फायदेमंद होते हैं? देखिए, ऑनलाइन में आप दो चीज के बेनिफिट ले सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई ऐप से ऑर्डर करते हैं तो कई बार जो ऐप प्रोवाइडर है तो वो ऐप प्रोवाइडर आपको कोई डिस्काउंट देता है, यानी कि या कोई स्कीम होती है कि इतने ऑर्डर पे इतना ऑफ या कोई, तो वो ऐप प्रोवाइडर तो क्या करने वाला है कि आपने जिस रेस्टोरेंट से मंगवाया वहां से वो सिर्फ कलेक्ट करके डिलीवरी करेगा। तो अगर इस प्रकार का कोई बेनिफिट है तो आप ऑनलाइन या ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। ये पहली बात हुई। दूसरी बात हुई कि आप कैसे पेमेंट करते हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि काफी सारे पेमेंट रूट से भी आप थोड़ा पैसा बचा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपने कोई ई वॉलेट का यूज किया, तो कई बार ये वॉलेट प्रोवाइडर्स भी आपको डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट किस तरह देते हैं? यानी कि वो कैशबैक के हिसाब से देते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपने 500 का बिल किया और 10% कैशबैक है, तो आपको 50 रुपीज, पहले 500 तो ई वॉलेट से चले जाएंगे, फिर 50 रुपीज वापस आ जाएंगे, तो इसे कैशबैक कहते हैं। तो ये इफेक्टिवली आपके लिए सेविंग्स है, क्योंकि जो आप खर्च करने वाले थे उससे कम खर्च किया आपने और आपको जो चाहिए था उसी प्रकार का आपने फूड ले लिया। तो इसमें एक कॉम्प्रोमाइज तो है ही कि आप वहां जाके नहीं खा रहे, घर पे बैठ के कर रहे हैं और डिलीवरी घर पे हो रही है। लेकिन इस प्रकार ऑनलाइन एप्स का यूज करके पेमेंट मेथड्स पे ध्यान देके अगर कोई ऑफर है तो उसका आप जरूर लाभ ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इन तमाम चीजों के जरिए आप अपने खाने का बिल कम तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हो वो सही फाइनेंशियल प्लानिंग जिसके चलते आपका जो ये लाइफस्टाइल है, ईटिंग आउट, बाहर खाने पीने का जो लाइफस्टाइल है वो बरकरार रहे। सही फाइनेंशियल प्लान इसके लिए अगर आप फॉलो करें तो ये वाकई अचीव भी हो सकता है, आप इसे पा भी सकते हैं। कैसे होगा ये, इस पर करेंगे चर्चा इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योर मनी की खास पेशकश, खाने का बिल जेब पर भारी, और हमारे साथ बने हुए हैं हेमंत रुस्तगी और अर्नब पंड्या। हम आपको बता रहे हैं कैसे सही फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए आपके जो लाइफस्टाइल खर्चे हैं, जैसे कि जब आप बाहर खाना खाने जाते हैं, उस बिल का जो अमाउंट है, वो बिल का अमाउंट आपकी जेब पर कैसे भारी ना पड़े, इसके अब आपको नुस्खे देते हैं, उपाय देते हैं। हेमंत जी, आप फाइनेंशियल प्लानर हैं, आई एम श्योर आपके ऐसे कई सारे क्लाइंट्स होंगे जो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस जिनके बहुत ज्यादा होंगे, बाहर खाना पीना हो गया, फिल्में देखने जाना, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अगर हम देखें तो लोगों का वीकेंड में तो बहुत ज्यादा हो जाता है। कैसे कैसे किस्से आपको अभी तक अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के करियर में आपने अब तक देखे, कैसे लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस की वजह से उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ गई है? देखिए कविता, ये बहुत कॉमन है एक्चुअली। जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करने बैठो, काफी फैमिलीज, काफी जगह पे हमें देखने को मिलता है कि जो इनकम का काफी सिग्निफिकेंट हिस्सा है, क्योंकि कुछ चीजें से आप बच नहीं सकते। टैक्सेस आपको देने, अगर आप सैलरी क्लास हैं तो वो आप कुछ नहीं कर सकते। जो पोस्ट टैक्स जो भी रिटर्न आपका आता है, या तो आपने कुछ लोन्स लिए हुए वो चला जाता है, जो बाकी बचता है उसका सिग्निफिकेंट पार्ट, बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमने देखा है वो या तो ईटिंग आउट या तो फिर एंटरटेनमेंट में जाता है। उसका कारण एक ही है, क्योंकि कोई भी बैठ के हिसाब नहीं लगाता कि हम कितनी बार बाहर जा रहे हैं और हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करने बैठते हो, आप बजटिंग करने बैठते हो, तब आप देखते हो कि महीने में इतना बड़ा हिस्सा। और जैसे हमने बात की टैक्सेस की, हमने बात की पिछले कुछ समय में जब टैक्सेस और बढ़े या इन्फ्लेशन बढ़े, तो कहीं ना कहीं आपके जो खाने की कॉस्ट है वो 30 to 40%
चली गई है कि कुछ और टैक्स सर्विस चार्ज जैसे अभी आ गए, ये सीधा सीधा आपका जो बढ़ गया है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ी है। दूसरा, आपने ये देखा नहीं कितनी बार आप बाहर गए हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। जब आप बजटिंग करने बैठते हैं तब आपको पता चलता है कितना पैसा आप खर्च कर रहे हो, और वो कहीं ना कहीं प्रॉम्प्ट करता है उनको कि यार ये इसको कम करने की जरूरत है। मुझे लगता है वो पहला कदम है, पहली शुरुआत है वहां से। वहीं से लोग समझते हैं कि हम जो पैसा खर्चा कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, उसको कम करने की जरूरत है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि आप उसको बजटिंग करें, और बजटिंग करें और उसको रिस्पेक्ट करें, उसको कंट्रोल करें, तब आप जाके एंजॉय भी कर सकते हो, आप नंबर ऑफ टाइम बाहर भी जा सकते हो, और आपके जो फ्यूचर है जिसके लिए पैसा चाहिए वो भी आपके पास बचा रहे। अर्नब जी, ऐसे में अगर मैं फूडी हूँ और ऑनलाइन ऑप्शंस ऐप के जरिए तो मैं ऑप्शन एक्सप्लोर करती हूँ, लेकिन साथ ही बाहर जाके खाना पीना भी मुझे पसंद है, और ऑब्वियसली मेरी जेब भी कट रही है इतने महंगे खाने पीने की वजह से, अब तो क्या मैं प्री प्लान अपने पास रख सकती हूँ, फाइनेंशियल प्लान कोई बना सकती हूँ, स्पेशल इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ जो मेरे सिर्फ इस तरह के खर्चों को संभाले? नहीं, उसके लिए आपके पास देखिए, एक इनकम में, बजट में एक जगह तो होनी ही चाहिए कि कितना आप खर्च करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जिनके पास हाई इनकम है उनको ये प्रॉब्लम होता है, सभी को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उतना भी जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ खाने पे इतने ज्यादा खर्च कर दिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट, ये सभी चीजें जब आप साथ में लेते हो तो ये ओवरऑल बिल बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से हर एक बजट में इसका एक अलग स्थान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये आपका एक्सपेंस कोई और आइटम के साथ मिलकर आप एक साइड में रख दे, फिर आपको पता चलेगा कि ये बजट किया था 3000 पर, 3000 में से तो पूरा सिर्फ खाने में चला गया, तो जो दूसरी सब चीजें है वो रह जाती है। इसीलिए सेपरेट आइटम रखें, क्लैरिटी रखें, और ऐसा नहीं है कि एक बार आप बाहर गए तो फिर आपने कुछ नहीं किया और खर्च करते गए, क्योंकि हर एक बार बाहर जाने के बाद आप देख लीजिए कि आपके बजट में से आपने कितना स्पेंड कर दी, वरना ऐसा ना हो कि 3000 और 2 बार में 2500 खर्च हो गए तो फिर भी तीसरी बार जाके फिर बोले कि मेरा तो 4000 हो गया। तो इस प्रकार आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं रखते हैं तो ये ओवर बजट भी जा सकता है। चलिए, तो अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो अपने शौक से परहेज ना करें, बल्कि अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए अपने शौक को आप पूरा कर सकते हैं। बस ध्यान देना होगा थोड़ी सी बजटिंग पर और अपने फाइनेंशियल प्लान पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पेशकश में शामिल होने के लिए। योर मनी में फिलहाल मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।